हे गाइस, आई एम नम्रता डागरा। वेलकम बैक टू ग्रोथ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड जो है एक आयरिश पोइट हैं और उनकी ये बुक है द हैप्पी प्रिंस, जिसे फर्स्ट टाइम मई 1888 में यानी मई 1888 में पब्लिश कराया गया था। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर उन्होंने रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हम मोस्ट ऑफ द टाइम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसमें सोसाइटी की सच्चाई को दिखाया गया है कि कुछ लोग तो हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि उनको उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं रहती है, इसलिए वो उस चीज़ को वेस्ट करते हैं और इसीलिए वो दूसरे लोगों को कम आंकते हैं खुद से। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, सिर ढकने के लिए छत नहीं होती है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स इस स्टोरी के अंदर मेंशन किए गए हैं एक प्रिंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और समझते हैं डिटेल में। चैप्टर का नाम जो है द हैप्पी प्रिंस है। तो वो हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू है जो कि बहुत बड़ा है और उसको गोल्ड की परत से ढका हुआ है, मतलब सोने की परत चढ़ी हुई है उस स्टैचू के ऊपर। और उसकी आंखें जो है वो सैफायर्स से बनी हुई है, यानी कि नीलमणि से बनी हुई है। उसकी दोनों आंखों में नीलमणि लगा हुआ है। और उसकी जो तलवार है प्रिंस की, उस तलवार का जो हत्था होता है हाथ में पकड़ने वाला, उस जगह पर एक रूबी लगा हुआ है। रूबी कहते हैं लाल रंग के मणि को। दोनों ही नीलमणि और लाल मणि जेम्स होते हैं, हीरे होते हैं। तो हीरों से वो जड़ा हुआ है और सोने की परत से वो ढका हुआ है सारा। और वो स्टैचू बड़ी ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। तो एक रात में क्या होता है, एक स्वेलो जो है, स्वेलो कहते हैं एक पक्षी होता है, वो उस सिटी के ऊपर से उड़ता है और दिन भर का चला हुआ वो रात में वहाँ पहुँचता है उस सिटी के अंदर और उस हैप्पी प्रिंस के पैरों में आकर के वो बैठ जाता है। उस बर्ड को एक्चुअली इजिप्ट जाना होता है। वो बर्ड इजिप्ट के लिए निकला होता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट पहुंच चुके हैं, वही लेट हो गया है। अब वो रात में रेस्ट करने के लिए वहाँ रुकता है। वो सोचता है कि कल सुबह मैं निकलूंगा, और वो सोने ही वाला होता है कि उसके ऊपर एक बूंद गिरती है पानी की। तो वो देखता है कि शायद बारिश आने वाली है और वो उठ के किसी चिमनी में जाके बैठने वाला होता है। वो सोचता है कि मुझे अब दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। इतने में ही दूसरी ड्रॉप गिरती है उसके ऊपर और फिर तीसरी ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है। फिर वो ऊपर उठ के देखता है तो वो देखता है कि उस हैप्पी प्रिंस की आंखों के अंदर आंसू है और इन आंसुओं की बूंदें ही उसके ऊपर गिर रही थी। तो प्रिंस की ऐसी हालत देख के उस बर्ड को उस पर दया आती है। तो वो उस हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है, आप क्यों रो रहे हैं। और वो जो स्टैचू होता है प्रिंस का, वो बोलता है और उस छोटे से बर्ड को बताता है कि मैं जब जिंदा था ना तो एक महल में रहा करता था, बहुत खुश रहते थे वहाँ सब, और वो महल इतना ज़्यादा बड़ा था और इतनी मोटी उसकी दीवारें थी, इतनी मजबूत दीवारें थी कि उस महल के अंदर दुख नाम की कोई चीज़ एंटर भी नहीं कर सकती थी। और मुझे पता ही नहीं था मेरी लाइफ टाइम में कि दुख नाम की कोई चीज़ होती भी है, तकलीफ़ नाम की कोई चीज़ होती भी है। तो बोलता है कि उस महल में रहते हुए मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, और इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता था, हंसता रहता था। और मेरे जो महल के लोग थे, जो कॉटियर्स थे, जो मेरे महल के अंदर काम करते थे या मंत्री वगैरह सब थे, वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था। तो उन्होंने मेरा नाम द हैप्पी प्रिंस रख दिया। और अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे इस बड़ी सी जगह पर और इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है जहाँ से मुझे इस शहर की सारी मजबूरियाँ दिख रही हैं, सारे वो दुखी लोग दिख रहे हैं, और मुझे पता चल रहा है कि ये दुख है, ये तकलीफ़ है। और अब हालांकि मेरा दिल शीशे का बना हुआ है, उस प्रिंस का दिल जो है वो लेड से बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा है रोने से। बोल रहा है कि मेरी आंखों से फिर भी आंसू बह रहे हैं। फिर वो प्रिंस और भी बातें बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी गली है, उसके अंदर एक बहुत गरीब सा परिवार रहता है। वो बताता है कि वहाँ एक औरत बैठी है टेबल के ऊपर। वो पहले एक टीचर थी और अब वो रानी की किसी रिलेटिव के लिए एक गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी कहते हैं कढ़ाई को।
और कढ़ाई से फूल बना रही है वो उस गाउन के ऊपर। साटन का वो गाउन बना हुआ है और उसके ऊपर वो कढ़ाई करके फूल बना रही है। और उसी रूम में उस टेलर का छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है एक कोने के अंदर, और उसकी माँ के पास उसको देने के लिए नदी के पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो बच्चा बिलख बिलख के रो रहा है, परेशान हो रहा है वो, क्योंकि एक तो वो फीवर में है, ऊपर से उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है पीने के लिए। तो उस स्टैचू ने उस छोटे से बर्ड से कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरी जो तलवार के अंदर ये जो मणि है, रूबी है, इसको निकाल लो और उस गरीब घर में वो रख के आओ ताकि वो लोग की हेल्प हो सके। तो वो बर्ड कहता है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है, मैं कैसे करूँ ये काम। तो वो कहता है कि प्लीज़ एक रात के लिए तुम यहाँ रुक जाओ और मेरे दूत बन जाओ, मेरा ये काम कर दो। तो उस बर्ड को दया आ जाती है, वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। तो उसने उसकी तलवार से रूबी निकाला और शहर के जो घर थे उनके छतों के ऊपर से उड़ के और वो उस घर में पहुंचा और देखा उसने कि वो लड़का बेचारा बुखार से तड़प रहा था और उसकी माँ थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी और वो बच्चा परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा और उसको नींद भी नहीं आ रही थी, वो करवटें ले रहा था। तो उसने वो रूबी टेबल पे रख दिया और फिर बच्चे के बेड के इर्द गिर्द वो चक्कर काटने लगा और अपने पंखों से उस बच्चे को हवा करने लगा, जिससे उस बच्चे को थोड़ा सा आराम मिला और वो आराम से सो पाया। फिर वो वापस लौट के आया प्रिंस के पास और उसने प्रिंस को सारी बात बताई कि उसने क्या किया, कैसे बच्चे को सुला के आया वो। और उसके बाद वो बर्ड भी प्रिंस के पास ही सो गया। फिर दिन उगा और वो पक्षी जो है वो रिवर के पास गया, उसने नहाया और वो सोच रहा था कि आज रात को मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा। और फिर रात हो जाती है, फिर चांद उगता है तो वो प्रिंस के पास वापस जाता है और वो प्रिंस से पूछता है कि इजिप्ट जा रहा हूँ मैं और वहाँ के लिए अगर कोई मैसेज है तो आप मुझे बता दो, मैं पहुँचा दूँगा। तो वो प्रिंस उस बर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम आज रात और रुको मेरे लिए, सिर्फ आज की रात तुम और रुको मेरे लिए, मेरा एक छोटा सा काम और करके जाओ। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, वो मान लेता है उसकी बात। तो वो प्रिंस उस पक्षी को बताता है कि मैंने एक नौजवान आदमी को एक गैरेट में बैठे हुए देखा है। गैरेट होता है घर के छत के ऊपर एक कमरा बना होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बैठते हैं। एटिक टाइप होता है, स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के, मतलब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जो रूम बना होता है उसको एटिक कहते हैं। तो वहाँ वो बैठा है और बहुत परेशान है वो एक प्ले राइट है, प्ले राइट कहते हैं जो प्ले लिखता है। वो अपने डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, डेस्क कहते हैं टेबल को, तो वो अपने टेबल के ऊपर झुका हुआ है और अपने डायरेक्टर के लिए वो थिएटर में देने के लिए उस प्ले को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बहुत ठंड लग रही है और उस ठंड लगने की वजह से वो लिख भी नहीं पा रहा है। उसके पास ग्रेट के अंदर फायर भी नहीं है, आग भी नहीं जला पा रहा है वो, और वो इतना भूखा है कि भूख के मारे वो बेहोश भी हो जाए तो कोई पता नहीं है। तो प्रिंस उसको कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा करो कि मेरी एक आँख से एक सैफायर को निकालो, सैफायर वही नीलमणि को निकालो और उस प्ले राइट को दे के आओ, इससे उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और ना चाहते हुए भी उस छोटे से पक्षी ने प्रिंस की आँख से वो नीलमणि प्लक किया मतलब खींच के निकाला बाहर और उड़ के फटाफट उस यंग मैन के घर पे गया, गैरेट में गया जहाँ वो बैठा था, और फटाफट उसने वो वायलेट कलर के फ्लावर्स थे वहाँ पर, तो वहाँ पे उनके पास उसने उस टेबल के ऊपर उस नीलमणि को रख दिया। और जब उसने देखा राइटर ने कि ये यहाँ पर ये स्टोन रखा हुआ है, जेम रखा हुआ है, तो वो बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि मेरे किसी फ़ैन ने ये मेरे लिए रखा है, यहाँ पर मेरे किसी फ़ैन ने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो अब वो जो है वो अपना प्ले अच्छे से फिनिश कर पाएगा, वो ऐसा सोचता है। अगले दिन उस स्वेलो बर्ड ने कुछ नाविकों को अपना काम करते हुए देखा और फिर जब रात को चांद उगा तो फिर वो फिर से प्रिंस के पास गया और रोते हुए उससे कहा कि अब मुझे चलना चाहिए, अब तुम्हें अलविदा कहने का टाइम आ गया है। लेकिन प्रिंस फिर से उसको कहता है कि प्लीज़ एक रात और रुको, तुम प्लीज़ एक रात और रुको, रिक्वेस्ट है। तो फिर वो बर्ड कहता है कि चलो ठीक है। फिर वो तो प्रिंस ने कहा कि इस नीचे एक चौक के अंदर मैंने देखा एक छोटी सी लड़की माचिस बेच रही है और अब जो है उसकी माचिस गटर में गिर गई है, यानी कि नाली के अंदर नीचे गिर गई और ख़राब हो गई सारी माचिस,
और अगर वो बिना पैसों के घर गई तो उसके पापा उसको बहुत मारेंगे। तो वो बच्ची बहुत परेशान है। तो प्रिंस ने कहा कि प्लीज़ तुम मेरी दूसरी आँख से ये नीलमणि निकालो और उस बच्ची को दे के आओ। और वो बिल्कुल नहीं चाहता था बर्ड कि वो ऐसा करे, लेकिन फिर भी वो प्रिंस के कहने पर ये करता है और वो नीलमणि उसकी आँख से निकाल के वो उस छोटी सी बच्ची के हाथ में दे के आता है और वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और फटाफट वो भाग के उस नीलमणि को अपने हथेली में रख के और भागती है और अपने घर जाती है। और वो स्वेलो बर्ड फिर से प्रिंस के पास आता है और उसको बता देता है कि मैंने ये कर दिया। और अब वो स्वेलो बर्ड, अब वो पक्षी वापस आता है प्रिंस के पास और उसको कहता है कि अब तुम अंधे हो चुके हो और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। और वो प्रिंस के पैरों में ही सो जाता है। फिर अब अगले दिन वो पक्षी प्रिंस के शोल्डर पर बैठ जाता है। शोल्डर कहते हैं कंधे को। तो वो प्रिंस के कंधे पर बैठ जाता है और वो प्रिंस को बताता है कि उसको क्या क्या दिख रहा है। तो प्रिंस उसको कहता है कि तुम प्लीज़ जाओ और शहर में एक राउंड मार के आओ और मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है, सब लोग कैसे हैं। तो वो बर्ड प्रिंस की बात मानता है और जाके आता है, पूरे शहर में चक्कर लगा के आता है और आके प्रिंस को सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसने क्या देखा वहाँ पे। उसने देखा कि बहुत अमीर लोग हैं सोसाइटी के अंदर और वो अपने सुंदर सुंदर बड़े बड़े घरों के अंदर अपनी ऐशो आराम की चीज़ों के साथ बड़े आराम से एंजॉय कर रहे हैं, मज़े से बैठे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उनके घरों के बाहर उनके दरवाज़ों पर भिखारी बैठे हैं। इतने गरीब हैं वो लोग कि उनके पास ना खाने के लिए है, ना पहनने के लिए है, ना खुद को ठंड से बचाने के लिए है, ना ही सिर ढकने के लिए कोई छत है। और उनके बच्चे इतने भूखे हैं कि भूख की वजह से उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। और उन बच्चों को इतनी ठंड लग रही है कि उन्होंने एक दूसरे को हग करके रखा है, गले लगा के रखा है एक दूसरे को, ताकि वो गर्म रहें, उन्हें ठंड ना लगे। और वो जो वॉचमैन अमीर लोगों के घर के बाहर है, वो उनको घर के बाहर भी बैठने नहीं दे रहा, वो उनको वहाँ से भगा देता है। और वो बच्चे बेचारे बारिश के अंदर भी इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं। और ये सब देख के प्रिंस के पास वो स्वेलो बर्ड वापस उड़ के आ जाता है और प्रिंस को सारी बातें बताता है। तो प्रिंस उसको कहता है कि मेरे ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है, तो तुम ऐसा करो कि इस परत को उतारो थोड़ा थोड़ा करके और उन गरीब लोगों को प्लीज़ इसको बांट दो ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो स्वेलो बर्ड जो है वो प्रिंस की बात मानता है और उस गोल्ड की परत को उतार लेता है। और लास्ट में जो है प्रिंस की हालत जो है बहुत डल लगने लग जाता है। वो प्रिंस बिल्कुल जो पहले रॉयल लग रहा था, अब वो बहुत ही कमज़ोर सा और ख़राब लगने लग जाता है। तो वो गोल्ड जो है वो गरीब लोगों में बांट देता है वो स्वेलो बर्ड। और अब जो है बर्फ़ गिरने लग जाती है बहुत तेज़ और वो छोटा सा बर्ड ठंड से बहुत परेशान हो रहा होता है, बहुत ठंड लगती है उसको, कमज़ोर हो जाता है वो ठंड से। लेकिन प्रिंस को छोड़ के नहीं जाता वो कहीं भी। वो एक बार फिर जितनी भी जान उसमें बची होती है उस पूरी जान को लगा के वो प्रिंस के कंधों पे एक बार फिर बैठता है और प्रिंस को अलविदा कहता है। और वो कहता है कि इस बार मैं बाय इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, इस बार मैं सिर्फ यमराज के घर जा रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं इस ठंड को ज़्यादा नहीं सह पाऊँगा। वो बर्ड प्रिंस से कहता है कि मुझे मरने से पहले आपके हाथ पे एक बार किस करनी है। तो प्रिंस उसको अलाउ कर देता है और वो प्रिंस को किस करते ही वहीं पर प्रिंस के पैरों में गिरकर मर जाता है। और जैसे ही वो छोटा सा पक्षी मर जाता है, वैसे ही जो प्रिंस का दिल है शीशे का, वो भी 2 टुकड़ों में टूट के नीचे गिर जाता है। ये सब देख करके लोग जो है उस बर्ड की जो डेड बॉडी है और प्रिंस का जो स्टैचू है वो गार्बेज में डाल देते हैं, कूड़े कचरे की तरह उन्हें हटा देते हैं वहाँ से। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के अंदर एक बहुत ही डीप मैसेज हमें दिया गया है। बड़ी गहराई से सोचने वाली बात है ये कि कैसी सोसाइटी है हमारी, जहाँ एक और तो अमीर और अमीर होते जाते हैं और एक और गरीब हैं जो वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। और गरीबी का ये जो सर्कल है, विशियस सर्कल कहूँगी मैं तो इसको, ये और ज़्यादा बढ़ता जाता है। वो गरीबी के भंवर में धंसते चले जाते हैं। और लास्ट में उस बर्ड के साथ और उस प्रिंस के स्टैचू के साथ जो लोग करते हैं वो तो बिल्कुल ही नागवारा है,
क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी आज हो गई है, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर ऊपर के दिखावे को देखते हैं। ऊपर से कोई किसी का एक्सटीरियर कैसा है, वो ऊपर से कैसा दिख रहा है, उस बेसिस पे हम उसको जज करते हैं। ये नहीं देखते कि उसने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे, क्या उसकी लाइफ की स्टोरी रही होगी। वो चीज़ को ना देखते हुए सिर्फ आर्टिफिशियल ब्यूटी को देखते हैं, सुपरफिशियल ब्यूटी को देखते हैं। लास्ट में वो प्रिंस और उस छोटे से बर्ड के सेक्रीफाइसेस को ना देखते हुए उन्हें कि कूड़े करकट की तरह उन्हें साइड में कर देते हैं बिल्कुल। तो ऐसी हो गई है हमारी सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है किसी के सेक्रीफाइसेस को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी को उसकी अपीयरेंस की बेस पे जज नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा इससे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इसी तरह की अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।